हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरल रीफ्स के बारे में। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? कोरल रीफ्स की बात करें तो जो ओशियन होता है ना, ओशियन के अंदर एक लाइम सिक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ओशियन के अंदर लाइम सिक्रीटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको बोलते हैं कोरल पॉलिप्स। और ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं, इनका जो स्केलेटन होता है, इनके स्केलेटन की अक्यूमुलेशन और कॉम्पैक्शन से बनते हैं कोरल रीफ्स। तो बेसिकली अगर हम बात करें कोरल रीफ्स की, तो कोरल रीफ्स कैसे बनते हैं? ये बनते हैं कोरल पॉलिप से बनते हैं। कोरल पॉलिप क्या है? ये एक लाइम सिक्रीटिंग ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र के अंदर होता है और इसी के स्केलेटन के अक्यूमुलेशन एंड कंपैक्शन से बनते हैं कोरल रीफ्स। तो मेनली अगर हम बात करें कोरल रीफ्स के एरियाज की, तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं। जो ट्रॉपिकल ओशियंस है, इन ओशियंस में पाए जाते हैं कोरल रीफ्स। रीजन बीइंग के कोरल रीफ्स के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर का होना जरूरी है। कितना होना चाहिए? 20 to 25 के बीच में होना चाहिए। और जो ट्रॉपिकल ओशियंस है, वहां का जो मीन एनुअल टेम्परेचर रहता है वो 20 to 25 के बीच में ही रहता है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां पे भी ये नहीं रह पाएंगे, और बहुत कम टेम्परेचर होगा तो वहां पे भी इनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए इनके लिए जो आइडियल टेम्परेचर है वो 20 to 25 के बीच में होना चाहिए। जो कहाँ पे पाया जाता है? कोरल्स जो होते हैं वो डीपर वाटर में नहीं एग्जिस्ट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते डीपर वाटर में? क्योंकि इनके सर्वाइवल के लिए सफिशिएंट सनलाइट और ऑक्सीजन का होना भी जरूरी है। और जो डीपर वाटर्स होते हैं वहां पे ना तो प्रॉपर सनलाइट पहुंचती है, और दूसरा ऑक्सीजन भी वहां पे कम होती है, जिसकी वजह से जो कोरल्स होते हैं वो डीपर वाटर्स में नहीं होते। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, शेप एंड मोड ऑफ अक्रेंस। कितनी तरह के होते हैं कोरल रीफ्स? ये होते हैं 4 तरह के। कौन कौन से? सबसे पहले आता है फ्रिंजिंग रीफ्स। अब ये जो इनकी हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ये किसके बेसिस पे है? इनकी शेप के बेसिस पे। शेप किस तरह की है, इनकी नेचर किस तरह की है, मोड ऑफ अक्रेंस किस तरह का है, उसके बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें शेप बहुत ज्यादा मैटर करती है। फ्रिंजिंग रीफ्स की बात करें तो फ्रिंजिंग रीफ्स कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं आइलैंड के पास या कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे। जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, यहाँ पे ओशियन की शुरुआत हो रही है, तो वहीं पे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स पे अलोंग द आइलैंड, या फिर जो समंदर के बीच में आइलैंड होता है उसके आसपास ही जो फ्रिंजिंग रीफ्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब इनकी जो सीवर्ड स्लोप होती है, अब देखो कॉन्टिनेंटल मार्जिन पे तो है, तो इनकी एक तो सीवर्ड स्लोप होगी, दूसरी लैंडवर्ड स्लोप होगी। तो जो सीवर्ड स्लोप होती है वो होती है स्टीप एंड वर्टिकल, और जो लैंडवर्ड स्लोप रहती है वो जेंटल ही होती है, बहुत ज्यादा स्टीप या वर्टिकल नहीं होती। लैंडवर्ड स्लोप जेंटल है और जो सीवर्ड स्लोप है वो स्टीप और वर्टिकल है। यूजली ये जो फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं ये कोस्टल लैंड के साथ अटैच्ड होते हैं, लेकिन कई जगह पे हम आपको देखने को मिलता है कि जो फ्रिंजिंग रीफ्स होते हैं ना, वो सेपरेट हो जाते हैं शोर से। सेपरेट कैसे होते हैं? किसी भी लगून के थ्रू, बाय अ शैलो एंड नैरो लगून। लगून क्या होता है? ये एक वाटर बॉडी ही है जिसको ब्रैकिश वाटर भी बोलते हैं। किसी भी नेचुरल बैरियर की वजह से ये जो लगून लेक्स भी जिसको बोल देते हैं हम लगून लेक, ये बनती है। ब्रैकिश वाटर लेक भी इसको बोलते हैं। तो यूजली ये कोस्टल लैंड के साथ अटैच्ड ही होते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स, लेकिन कई जगह पे ये शोर से थोड़े से सेपरेट होते दिखाई देते हैं लगून की वजह से, जिसको बोलते हैं बोट चैनल्स, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो रामेश्वरम, इंडिया के अंदर गल्फ ऑफ मन्नार के पास जो रामेश्वरम है, तो वहां पे पाए जाते हैं फ्रिंजिंग रीफ्स। इसके अलावा अंडमान में भी ये देखने को मिलते हैं। ये रहे फ्रिंजिंग रीफ्स, कुछ इस तरह के। ये जो है बिल्कुल साथ साथ ही होते हैं, कोस्टल एरियाज में ही ये फ्रिंजिंग रीफ्स जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बैरियर रीफ्स।
बैरियर रीफ्स, ये हार्डर रीफ्स होते हैं और ये कोस्ट से थोड़ा सा दूर होते हैं, बिल्कुल कोस्ट के साथ नहीं होते। फ्रिंजिंग रीफ्स जो थे वो बिल्कुल कोस्टल एरियाज पे ही थे, लेकिन जो बैरियर रीफ्स है ये हार्डर रीफ्स है और कोस्ट से थोड़ा सा दूर होते हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं, कोस्टल एरिया से थोड़ा सा ये दूर होते हैं। तो ये जो बैरियर रीफ्स होते हैं ये कोस्टल एरिया से दूर होते हैं। दूर क्यों होते हैं, कोस्टल एरिया से अवे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बीच में एक ब्रॉड लगून आ जाती है जो इनको शोर से या कोस्टल एरिया से अलग कर देती है। ये जो बीच में लगून आ रहा है, यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो ये बीच में ये लगून आ रहा है जो इनको कोस्टल एरिया से सेपरेट कर रहा है, बैरियर रीफ्स को, राइट। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ्स। ऑस्ट्रेलिया के जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट बैरियर रीफ है। इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है और ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट बैरियर रीफ्स है। इसके अलावा इंडिया में भी कुछ बैरियर रीफ्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि निकोबार हो गया और लक्षद्वीप हो गया। नेक्स्ट आते हैं पैच रीफ्स। पैच रीफ्स क्या होते हैं? पैच नाम से पता चल रहा है पैचेस की फॉर्म में होते हैं, ये डिसकंटिन्यूड होते हैं, छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में आपको ये ओशन में दिखाई देंगे जो पैच रीफ्स होते हैं। ये रहे पैच रीफ्स, ये पैचेस की फॉर्म में इस तरह से आपको दिखाई देंगे ओशन में। हम जो ये क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ये शेप के बेसिस पे है ना, मोड ऑफ अकरेंस के बेसिस पे है, तो इसलिए इनकी जो शेप्स है हर जगह अलग अलग है और उन्हीं के बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया है। पैच रीफ्स पैचेस की फॉर्म में है, बैरियर रीफ्स मतलब बीच में कोई बैरियर आ रहा है, कोस्टल और जो रीफ्स है इनके बीच में एक बैरियर आ रहा है, इसलिए बैरियर रीफ्स हो गए। फ्रिंजिंग रीफ्स बिल्कुल कोस्टल एरियाज में आ गए, राइट। तो पैच रीफ्स आर isolated and discontinuous patches lying shoreward of offshore reef structure। कहाँ पे पाए जाते हैं ये? पाक बे में, गल्फ ऑफ मन्नार एंड गल्फ ऑफ कच्छ में ये पैच रीफ्स जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं अटॉल्स। अटॉल्स क्या है? अटॉल्स जो होते हैं ये हॉर्स शू शेप होते हैं। इनकी शेप कैसी है? हॉर्स शू शेप है। यूजली ये किसी आइलैंड के आसपास आपको दिखेंगे, कोई भी बीच में आइलैंड आ गया और उसके आसपास ये जो अटॉल्स है आपको देखने को मिलेंगे, या फिर ये एलिप्टिकल फॉर्म में होते हैं, एक सबमरीन प्लेटफॉर्म में, एलिप्टिकल फॉर्म में किसी आइलैंड के आसपास आपको ये अटॉल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल फूनाफूती अटॉल, कहाँ पे है ये फूनाफूती अटॉल? ये एलिस आइलैंड के आसपास है, जो फेमस अटॉल्स है वो एलिस आइलैंड के आसपास है फूनाफूती अटॉल। कहाँ पे है ये एलिस आइलैंड? एलिस आइलैंड पड़ता है पैसिफिक ओशन में। कहाँ पे है ये? पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया एंड हवाई आइलैंड जो है उनके बीच में पड़ता है ये एलिस आइलैंड, और एलिस आइलैंड के आसपास जो अटॉल्स है वो फेमस अटॉल्स है। नाम क्या है इनका? फूनाफूती अटॉल्स। इंडिया में लक्षद्वीप एंड निकोबार में भी ये अटॉल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है कि जो कोरल्स है वो खत्म हो रहे हैं। तो जब खत्म होते हैं कोरल्स, वैसे तो जो कोरल्स होते हैं बहुत ही कलरफुल होते हैं, लेकिन जब ये खत्म होते हैं, मर जाते हैं, जैसे हम बात करें तो उस टाइम पे इनका जो कलर है वो चेंज होकर क्या हो जाता है? व्हाइट हो जाता है। तो कोरल ब्लीचिंग क्या है? कोरल ब्लीचिंग है जब कोरल्स स्ट्रेस्ड होते हैं, मतलब खत्म हो रहे होते हैं। खत्म क्यों होते हैं? ये खत्म होते हैं ड्यू टू वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जैसे कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लाइट या न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी कोरल ब्लीचिंग होती है। इसके अलावा सिम्बायोटिक एल्गाई की ग्रोथ हो रही है किसी जगह पे, उसकी वजह से भी कोरल ब्लीचिंग शुरू हो जाती है। उससे क्या होता है, जो कोरल्स है उनका कलर जो है वो बिल्कुल वाइट होना शुरू हो जाता है। तो यही जो फिनोमेना है कोरल्स के स्ट्रेस्ड आउट होने का, इसी को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी क्या होती है? सैलिनिटी खारापन। ओशन वाटर के अंदर सॉल्ट कंटेंट कितना है उसको बोलते हैं सैलिनिटी। 1 kg ऑफ सी वाटर के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट होता है इन ग्राम्स, 1 kg ऑफ सी वाटर, उसमें सॉल्ट कंटेंट कितना है इन ग्राम्स, उसको बोलते हैं सैलिनिटी। और इसको हम मेजर करते हैं पार्ट्स पर 1000 में। इसके जो यूनिट्स है वो क्या है? पार्ट्स पर
1000। पीपीटी भी हम लिख देते हैं, जो सैलिनिटी के यूनिट्स हम जहाँ पे सैलिनिटी लिखते हैं ना कि 20 पीपीटी है, 30 पीपीटी है, तो वो क्या है, पीपीटी क्या है, इसके यूनिट्स है सैलिनिटी के, राइट। अब जो ओशन सैलिनिटी है इसका इफेक्ट पड़ता है मेरीन ऑर्गेनिजम्स पे। ओशन सैलिनिटी किसको इफेक्ट करती है, जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स है, वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं ओशन के अंदर, या वहां की जो प्लांट कम्युनिटी है ओशन की, तो वो सब इफेक्ट होते हैं सैलिनिटी से। इसके साथ साथ सैलिनिटी, आप देखो मेरीन ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर रही है सैलिनिटी, प्लांट कम्युनिटी को, वहां की जो प्लांट कम्युनिटी है उसको इफेक्ट कर रही है। इसके साथ साथ जो ओशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सैलिनिटी की वजह से अफेक्ट होती है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, वेव्स हो गए, ओशन करंट्स हो गए, तो ये भी अफेक्ट होते हैं सैलिनिटी के कम या ज्यादा होने की वजह से। अब हम अगर बात करें सैलिनिटी की, एवरेज सैलिनिटी नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर की कंपेयर करें, तो कंपैरेटिवली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की सैलिनिटी है वो कम है एज कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर की सैलिनिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। रीजन, जो नदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे लैंड मास ज्यादा है, लैंड मास ज्यादा है तो वहां से रिवर्स फ्लो करती हुई ओशन के साथ मिक्सअप हो रही है, जिसकी वजह से जो नदर्न हेमिस्फीयर के ओशंस है उनकी सैलिनिटी कम है। और सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम होने की वजह से वहां पे फ्रेश वाटर ज्यादा एड ऑन नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर की जो सैलिनिटी है वो ज्यादा है। अब जो मैप होता है, मैप के ऊपर लाइंस बनी होती है, जो लाइंस बनी है, ये जो लाइंस हम बनाते हैं मैप के ऊपर, ये लाइंस हम बनाते हैं जहां पे इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी है। तो ये जो इक्वल डिग्री ऑफ सैलिनिटी वाली लाइंस है ये उन एरियाज को ज्वाइन करती है जहां पे सैलिनिटी सेम होती है। तो इन लाइंस को नाम क्या दिया गया है, आइसोहेलाइंस। आइसोहेलाइंस जो इक्वल सैलिनिटी वाले जो एरियाज होते हैं उनको ज्वाइन करती है। अब ओशन के अंदर सैलिनिटी आती कैसे है, ओशन वाटर जो है सैलिन वाटर है, क्यों सैलिन होता है ये, उसका रीजन है कि जो ओशन क्रस्ट है ना, ओशन क्रस्ट पे बहुत तरह की रॉक्स पाई जाती है, और वो जो रॉक्स है उन रॉक्स में अलग अलग तरह के सॉल्ट्स होते हैं, और वही रॉक्स जब डिसॉल्व होती है पानी के साथ तो उनके जो सॉल्ट्स है वो वहां के पानी के साथ मिक्सअप होते हैं, तो जिसकी वजह से ओशन वाटर जो है वो सैलाइन होता है, राइट। अब सैलिनिटी कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, वो बात करें तो पोल्स पे सबसे कम सैलिनिटी होती है। क्यों, क्योंकि पोल्स पे फ्रेश वाटर ज्यादा एड ऑन होता है। ज्यादा एड ऑन क्यों होता है, क्योंकि पोल्स पे क्या होती है, स्नोफॉल होती है, तो आइसबर्ग्स वगैरह जब मेल्ट होते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, फ्रेश वाटर ही बनता है ना, और वो फ्रेश वाटर बहकर कहाँ जाता है, ओशन में जाता है। अब सैलिन वाटर में फ्रेश वाटर एड ऑन होगा तो उससे क्या है, जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होगी, तो इसीलिए पोल्स पे जो सैलिनिटी है वो कम होती है। और सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ पे होती है, सबसे ज्यादा सैलिनिटी होती है ट्रॉपिक्स पे। ट्रॉपिक्स पे सबसे ज्यादा सैलिनिटी होती है, राइट। अब आगे जाकर हम पढ़ेंगे क्यों ज्यादा होती है उसके बारे में भी। अब जो सैलिनिटी में वेरिएशंस आती है, जो चेंज होती है सैलिनिटी, उसकी वजह से वाटर की सर्कुलेशन भी होती है, वर्टिकल सर्कुलेशन होती है, वाटर की मूवमेंट होती है सैलिनिटी की वेरिएशन की वजह से। अब जो मोर सैलिन वाटर होता है जिसमें सैलिनिटी ज्यादा होती है पानी की, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है, वो धीरे धीरे फ्रीज होता है। लेकिन जो सैलिन वाटर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू फ्रेश वाटर। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है सैलिन वाटर का। और सैलिनिटी के साथ जो वाटर डेंसिटी है ना वो भी इंक्रीज होती है। अगर किसी जगह की सैलिनिटी ज्यादा है तो वहां की वाटर डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो सैलिनिटी है, जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो सैलिनिटी डिक्रीज होती है, लेकिन सबसे ज्यादा सैलिनिटी कहाँ पे होती है, ट्रॉपिक्स के पास होती है, और सबसे कम होती है पोल्स पे। अब हमने यहाँ पे बोला कि सैलिनिटी इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स जो है वो डिक्रीज हो रही है, लेकिन ट्रॉपिक्स पे ज्यादा क्यों है, इक्वेटर पे ज्यादा क्यों नहीं है। रीजन बीइंग के इक्वेटर पे
रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है हैवी प्रेसिपिटेशन की वजह से। अब प्रेसिपिटेशन वहां पे ज्यादा होगी, रेनफॉल ज्यादा होगी, तो उससे क्या है, फ्रेश वाटर ज्यादा एड ऑन होगा। फ्रेश वाटर ज्यादा एड ऑन होगा तो सैलिनिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी। तो इसीलिए इक्वेटर पे सैलिनिटी कम है हैवी प्रेसिपिटेशन की वजह से, और ट्रॉपिक्स पे सैलिनिटी ज्यादा है, और उसके आगे जैसे हम टुवर्ड्स पोल्स जाते हैं तो सैलिनिटी डिक्रीज होती जाती है, और पोल्स पे मिनिमम सैलिनिटी होती है। तो अब हमें दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, एक तो मिनिमम सैलिनिटी और दूसरी मैक्सिमम सैलिनिटी। मिनिमम कहाँ पे है, मिनिमम है पोल्स पे, और मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम है ट्रॉपिक्स पे, राइट। तो ये दो चीजें हमें यहाँ पे याद रखनी है। नेक्स्ट आती है सी वाटर की कंपोजिशन। जो सी वाटर है उसमें कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं और कितनी परसेंटेज में होते हैं। अब जो सी वाटर है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड, कितना है 77.8%। उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड अप्रोक्सीमेटली 11%, मैग्नीशियम सल्फेट 4.7, कैल्शियम सल्फेट आ गया, पोटाशियम सल्फेट एंड अदर्स। अब ये जो कॉम्पोजिशन है इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन सा सॉल्ट होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, अराउंड 78% होता है। इसके अलावा पूरे टेबल का रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है मोस्ट सैलिन वाटर बॉडीज। मोस्ट सबसे ज्यादा जो सैलिनिटी है वो कौन सी वाटर बॉडीज की है। इसमें आ जाती है सबसे पहले लेक एसल। लेक एसल जो है वो सबसे ज्यादा सैलिन है, इसका जो पानी है सबसे ज्यादा सैलिन है, सैलिनिटी सबसे ज्यादा है। कहाँ पे है ये पड़ती है जिबूती में। कितने परसेंट है इसकी सैलिनिटी, 34.8% सैलिनिटी है इसके अंदर, लेक एसल के अंदर। फिर सेकेंड नंबर आता है डेड सी का, वेस्ट एशिया में है 33.7%। थर्ड आती है ग्रेट सॉल्ट लेक, कहाँ की है, यूएसए की, 32% सैलिनिटी है। लेक वैन टर्की की है, 23% सैलिनिटी है इसके अंदर, राइट। नेक्स्ट आता है कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ओशियनिक सैलिनिटी को। अब ओशियन की जो सैलिनिटी है किसी जगह पे ज्यादा है, किसी जगह पे कम है, ऐसा क्यों होता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से किसी जगह की सैलिनिटी बढ़ रही है या कम हो रही है, उन फैक्टर्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कौन कौन से है, इवेपोरेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन, इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर, विंड्स हो गई, ओशियन करंट्स हो गए, और सी वेव्स हो गई। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसी जगह की सैलिनिटी को। तो सबसे पहले बात करते हैं इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन का सैलिनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, किसी जगह पे अगर इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो वहां की सैलिनिटी भी ज्यादा होगी। कैसे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इवेपोरेशन हो रही है मतलब पानी इवेपोरेट हो रहा है। पानी इवेपोरेट होगा तो वाटर कंटेंट कम होगा, लेकिन इवेपोरेशन सिर्फ और सिर्फ पानी की होती है, सॉल्ट की इवेपोरेशन नहीं होती। तो अब देखो, कोई भी हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, एक जार है, इसके अंदर ये पानी है, सपोज इसके अंदर 1 लीटर वाटर है। अब इस वाटर की हमने इवेपोरेशन करी, बीच में इसके कुछ सॉल्ट कंटेंट भी है, राइट। सपोज इसमें जो है 1.5 ग्राम जो है वो सॉल्ट कंटेंट है। अब 1 लीटर वाटर है, इसकी इवेपोरेशन करी, इवेपोरेशन करके ये वाटर जो है वो 500 ग्राम्स रह गया, ठीक है, आधा वाटर जो इवेपोरेट हो गया। लेकिन इस बीकर में से जो पानी है वो इवेपोरेट हो रहा है, लेकिन सॉल्ट कंटेंट तो उतना ही होगा ना। तो 1 लीटर में 1.5 ग्राम सॉल्ट है तो उसकी सैलिनिटी कम होगी। वही 500 ग्राम में 1.5 ग्राम सॉल्ट कंटेंट है तो सैलिनिटी ज्यादा होगी। तो इसीलिए इवेपोरेशन से क्या होता है, सैलिनिटी बढ़ती है। इवेपोरेशन पानी की हो रही है, सॉल्ट की नहीं हो रही। सेकेंड आता है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या हो रहा है, वाटर एड ऑन हो रहा है। तो सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। 1 लीटर वाटर में 1.5 ग्राम सॉल्ट कंटेंट है, तो इसमें प्रेसिपिटेशन हुई, वाटर एड ऑन हुआ, 1 लीटर से ये वाटर 2 लीटर हो गया। तो उससे क्या होगा, सैलिनिटी यहाँ पे डिक्रीज होगी, क्योंकि सॉल्ट कंटेंट उतना ही है, यहाँ पे वाटर हम ऐड ऑन कर रहे हैं। यही डिफरेंस है इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन में। इवेपोरेशन में जो वाटर है वो कम हो रहा है, प्रेसिपिटेशन में वाटर जो है वो ऐड ऑन हो रहा है, राइट। सॉरी। नेक्स्ट आता है इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर।
इनफ्लक्स ऑफ रिवर वाटर क्या है, रिवर का जो पानी होता है वो फ्रेश वाटर होता है, सैलिन वाटर नहीं होता। तो अगेन सेम वही बात है कि जब बड़ी बड़ी रिवर्स आकर ओशियन के साथ मिलती है तो जो रिवर माउथ होगा वहां पे जो सैलिनिटी है ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि फ्रेश वाटर जो है वो ओशियन के साथ मिक्सअप हो रहा है। तो रिवर वाटर से भी जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, जब एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस के केस में एयर जो है स्टेबल हो जाती है। एयर स्टेबल होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एवापोरेशन होगी, एवापोरेशन होगी तो जो सैलिनिटी है यहाँ पे वो भी इंक्रीज होगी, राइट। तो सैलिनिटी क्या हो रही है, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर की सर्कुलेशन जो होती है जिसमें ओशियन करंट्स आते हैं, तो ओशियन करंट से भी जो सैलिनिटी है, क्योंकि देखो ओशियन वाटर मूव हो रहा है, उसकी मूवमेंट हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो सैलिनिटी है वो इफेक्ट होती है, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.